हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 14 करने जाएंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर पे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर्स के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस करी। आज उसी को लेके थोड़ा आगे जाएंगे हम उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है। जैसे कि हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे। देखिए, नाम से ही पता चलेगा आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है ना। सिस्टम बहुत सारे कंप्यूटर्स को अलाउ करता है यूज़ करना, ठीक है ना। एक सिंगल सिस्टम होता है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मल्टीपल टर्मिनल्स पे मल्टीपल टर्मिनल्स पे क्या होता है, यूज़र्स होते हैं और वो कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा सिस्टम, यहाँ पे तीसरा सिस्टम, ठीक है ना। तो ऐसे ही और इनके बीच में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, और एक ही ये सिस्टम से कनेक्ट है। इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल यूज़र ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टर्मिनल्स, है ना। बहुत यानी कि कहीं पे भी है, किसी जगह पे भी ये कंप्यूटर टर्मिनल्स पे है। और इस पे क्या होता है, प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स, ठीक है ना। कम्युनिकेशन लाइन्स के थ्रू ही प्रोसेसर्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जो प्रोसेसर्स है एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन लाइन्स। आपको इतना डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखो आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होता है। बहुत सारे यूज़र्स डिफरेंट टर्मिनल्स पे यूज़ कर सकते हैं सिंगल सिस्टम विद द सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द वन ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक इंपॉर्टेंट टर्म ये आप याद रखेंगे, दीज आर रेफर टू एज लूजली कॉपलेट सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली बात है लूजली कॉपलेट सिस्टम भी इनको बोला जाता है। किनको लूजली कॉपलेट सिस्टम्स बोला जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट बात जो है ये इसके बाद आएगी आपको रियल टाइम, जहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। नाम से ही पता चलता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही यूज़र को अलाउ करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करने को, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट से सिंगल यूज़र एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी गिवन टाइम। जैसे कि हम अपना लैपटॉप्स में देख रहे हैं, ठीक है ना। सिंगल यूज़र वहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक ही यूज़र वो अलाउ करता है एट ए टाइम कि वो यूज़ करे आपके सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके। सो सिंगल प्रोग्राम, जैसे देखो सिंगल कीबोर्ड एंड सिंगल मॉनिटर, ठीक है ना। एक ही सपोर्ट कर लेगा, एक ही कीबोर्ड और एक ही मॉनिटर को सपोर्ट करता है। सिंगल प्रोग्राम्स कैन आल्सो रन बाय सिंगल यूज़र इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल बताई आपको, आप विंडोज़ जो आपके लैपटॉप्स में होता है, ठीक है ना, वहाँ पे ये एक ही यूज़र को अलाउ कर लेगा। या आपके मोबाइल की ही बात लेंगे, यहाँ पे ये जो मोबाइल है आपका एंड्रॉयड, इस मोबाइल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे भी एक ही यूज़र काम कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है ना। या डॉस पहले पहले हुआ करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे भी सिंगल यूज़र काम करता है। अब चलिए, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है ना। बस इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमने क्या देखा, टाइम शेयरिंग जहाँ पे मल्टीटास्किंग था। अब यहाँ पे आप देखोगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड इनपुट इज़ स्मॉल। यानी कि आप सिंपली बात, जब हमने जनरेशन भी पढ़ा, जनरेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिले उतना नहीं होता है। हाँ, टाइम शेयरिंग में डिले हो सकता है, लेकिन जब कंप्यूटर यहाँ पे प्रोग्राम लेता है, कोई भी जॉब लेता है, जैसे J1 लिया, कोई भी जॉब J2 लिया, तो इसको रियल टाइम यानी कि इसको अगर कंप्यूटर 10 सेकंड इसके लिए डिवोट कर लेगा तो वो प्रॉपरली इसी 10 सेकंड में क्विक से क्विक काम कर लेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है। यानी कि जब भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो उसी वक्त प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, इट इज़ ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड। जब भी हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को यहाँ पे, तो
इसी इनपुट को प्रोसेस करना और रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल ही कम टाइम में, ये किसका काम है? आपका रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ पे लगता है? ज़्यादातर ये यूज़ होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है जल्दी आने चाहिए और रियल टाइम में ही आने चाहिए, ठीक है ना। मेडिकल इमेजिनिंग सिस्टम में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में, वेपन सिस्टम्स में, जैसे मिसाइल्स है, ठीक है ना, मिसाइल्स में क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी मिसाइल को मतलब छोड़ना है, अभी मिसाइल जाना चाहिए, ठीक है ना, तो उसी वक्त रियल टाइम में ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिले हो जाएगा तो तब तक सारा कुछ ख़त्म होगा। ओके, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये। वेपन सिस्टम यानी कि डिफेंस सिस्टम, वेपन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर देख लोगे, VRTX, वर्टिक्स RT, लाइनक्स, ठीक है, या लाइनक्स, LYNX, ठीक है ना। एग्जांपल्स की उतनी ज़रूरत नहीं याद रखने की, ठीक है ना। चलिए अब इसी रियल ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप से, यानी कि दो टाइप से, एक टाइप वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोला जाता है, या दूसरा टाइप है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। देखिए क्या होता है, एक टाइप में आप क्या कर सकते हो, एक टाइप में कोई डिले नहीं होना चाहिए, जैसे कि मिसाइल्स में है, मिसाइल में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइप जो आपकी सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप होती है, उस पर थोड़ा सा अगर डिले हो जाए तो उतना इफेक्ट, मतलब उतना वो चलता है, उतना मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थोड़ा सा हल्का सा डिले हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? सॉफ्ट रियल टाइम केस पे। देखो, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है? डिले नहीं होना चाहिए, बस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम मिला उसी वक्त क्विक एक्शन वहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे क्विक रिस्पांस आना चाहिए। जब भी इनपुट आया तो इसको प्रोसेस और रिस्पॉन्ड करने में बिल्कुल कम टाइम और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ओके, और क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। बहुत ही क्रिटिकल टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट होता है टाइम पे, जैसे कि मिसाइल को छोड़ना है, तो वहाँ पे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल टास्क है और ये कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे ही। इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन या रोबोट्स की एग्जांपल अगर लेंगे, सॉफ्ट रियल टाइम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिले थोड़ा सा अलाउ होता है। ओके, डिले हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बिट डिले इज कैन हैपन, बिट डिले कैन हैपन। टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि इसको 2 सेकंड में काम होना है तो ये 2 ही सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 सेकंड में काम होना है तो 2.5 सेकंड तक भी जा सकता है। थोड़ा सा डिले यहाँ पे हो सकता है सॉफ्ट रियल टाइम में। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अब और एक सॉफ्टवेयर है, हालांकि मैंने पहले इसको छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली आप याद रखो, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपकी ATM मशीन है, ठीक है ना, ATM मशीन है, ये एम्बेडेड, इस पर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। बस इसकी एग्जांपल याद रखो, उतना भी इसमें नहीं पढ़ना। ATM मशीन है आपकी, यहाँ AC जो होता है उस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों होता है? क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके मॉडम्स। अब चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो। जो मेन पार्ट होता है, दिस वन पार्ट, इसको कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सपोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लेयर पे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा, इसके मैनेजमेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे इस पे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है ना। तो लेयर स्ट्रक्चर, तो ये अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरा लेयर स्ट्रक्चर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो मेन पार्ट होता है, जो कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सेंटर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम कर्नल कहते हैं। बहुत ही मेन ऑफ द मेन, ठीक है ना, इनर मोस्ट पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका कर्नल है, ठीक है। ये अगर लेयर स्ट्रक्चर है तो बीच
बीच में ये सेंटर वाला जो है आपका, ये जनाब वाली आपका कर्नल है। इट इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का इनर मोस्ट पार्ट, देखो इनर मोस्ट पार्ट है ना, इन सब ये भी पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, चाहे डिस्क मैनेजमेंट, चाहे आपकी मेमोरी मैनेजमेंट, चाहे जो भी ये लेयर स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं, बट हमें इस पे फोकस करना है। ये हमारा मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनर मोस्ट पार्ट, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना, और मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कर्नल क्या करता है, इट लोड्स प्रोग्राम इन मैन मेमोरी, क्योंकि जहाँ से भी हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर को जहाँ जब भी कोई ऑपरेशन चाहिए, जब भी कोई टास्क चाहिए, तो वो अपनी मैन मेमोरी से यानी कि मोर स्पेसिफिक अगर हो जाऊंगा मैं, रैम से ही काम ले आता है, रैम से ही वो आपके टास्क लाता है, तो फिर उनको प्रोसेस करता है। तो वो उसको वहाँ से लोड कौन करता है, लोडर, और लोडर को कौन बोलता है कि भाई चलो आप लोड करो आपका कर्नल। सो कर्नल लोड करता है प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में। ओके, अब देखो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट दो टर्म्स बताने, हालांकि आपके सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, बट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है, आपको वहाँ से अलग से भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में। तो इन दो चीज़ों को आपको समझना है, ताकि आगे वाले जो हम टॉपिक कर लेंगे, इससे अगला जो टॉपिक कर लेंगे, वहाँ पे आपको उतना उस पर परेशानी नहीं होगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। देखो, यूज़र इंटरफेस होता है, आप सब ने सुना होगा कि यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, दो तरह के यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक हुआ वो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और आजकल हम इसी को मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। जनरेशन या हिस्ट्री में मैंने आपको इसको बताया है, लेकिन यहाँ पे और डिटेल पे डिस्कस कर लेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या करेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसका दूसरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अब देखो ये क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट है, इसको डिज़ाइन किसने किया, डिज़ाइनड बाय जेरोक्स कॉरपोरेशन, और इसको आपके जो CUI है इसको डिज़ाइन किया था, डिज़ाइनड बाय बेल लैब। ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया है जेरोक्स कॉरपोरेशन ने, और आपके CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, इसको डिज़ाइन किया है बेल लैब ने। अब देखो ये क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आखिर क्या होता है, ये करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ग्राफिक्स पे काम करता है, सिंबल्स पे काम करता है, या आइकन्स पे आप काम कर सकते हो, यानी आप डायरेक्टली एक्शन कर सकते हो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। सपोज आपको म्यूज़िक ऑन करना है, तो आप इस म्यूज़िक के आइकन पे जाओगे, इसकी सिंबल पे जाओगे, बात आई समझ में। जहाँ पे भी आपके मॉनिटर या आपके स्क्रीन पे आपको म्यूज़िक का ये मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा या म्यूज़िक एप्लीकेशन आपको मिलेगी, आप वहाँ ही डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, तो उसका मतलब कि आपने ग्राफिक्स पे डायरेक्टली काम किया। सो डिज़ाइनड बाय जेरोक्स कॉर्पोरेशन वर्क्स ऑन ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब डायरेक्टली क्लिक ऑन आइकन, आप आइकन पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, सिंबल्स पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, या आपको कोई फाइल खोलनी है, सपोज आपको सिलेबस खोलना है, तो आप सिलेबस पे डायरेक्टली अगर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी फाइल। मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यही होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली ग्राफिक्स पे काम कर सकते हो, डायरेक्टली ग्राफिक्स को ओपन कर सकते हो, उनके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, या तो हम माउस के ज़रिए, ठीक है ना, या हम कीबोर्ड के ज़रिए, जैसे इंटर कर सकते हैं, इंटर दबाया कीबोर्ड में तो वो ग्राफिक्स वो वहाँ पे इंटर होगा, या टच स्क्रीन, जैसे कि मैं इस वक्त भी मतलब टच स्क्रीन से भी आप काम कर सकते हो। ओके, नहीं है समझ, फिर से समझाता हूँ। आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जहाँ पे यूज़र डायरेक्टली ग्राफिक्स के ऊपर काम करता है। ये ग्राफिक्स क्या होते हैं, या आपका आइकन होता है, यानी कि ग्राफ्स होते हैं, आपका आइकन होता है, या आपकी सिंबल्स होती है, या डायरेक्टली आप फाइल्स पे जा सकते हो, ठीक है ना, यानी कि इन पे भी आपने जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो फाइल, वो आइकन, वो सिंबल ओपन हो जाएगा। ओके, और ये हम किस तरह से इंटर कर सकते हैं, या हम माउस को वहाँ पे ले जाते हैं, उस फाइल पे ले जाते हैं, तो फिर क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है, या टच स्क्रीन में हम डायरेक्टली अपने मोबाइल से भी जब हमें म्यूज़िक ऑन करना होता है, तो हम उस म्यूज़िक के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो वो म्यूज़िक फाइल ओपन होती है। ओके, क्लियर, चलिए फिर आगे। और
इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ये मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे टास्क कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। और इसकी एग्जांपल क्या है, अभी बताया मैंने, मोबाइल पे भी हम कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड जो हम हमारे फ़ोन पे आजकल जो एंड्रॉयड सिस्टम है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ग्राफिक्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो, किसी भी आइकन सिंबल पे आप क्लिक कर सकते हो। विंडोज़ आप देख सकते हो आपके लैपटॉप्स पे, आपके सिस्टम पे, डेस्कटॉप्स पे आज कौन सा होता है, विंडोज़। और लाइनक्स, ये आगे पढ़ने हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, फिलहाल आप नाम याद रखिए। आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, तो वो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आपका लाइनक्स है, ठीक है ना। ईजी टू यूज़, क्योंकि डायरेक्टली हमें पता है कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है। आजकल हम देखते हैं मतलब एक बिल्कुल कोई भी इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन भी आज बहुत सारे यूज़र्स, यानी कि जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, इलिटरेट पर्सनस भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिंबल पहचाननी होती है, आइकन पहचानना होता है, तो वो बड़े ईजी से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ईजी टू यूज़, एवरीवन कैन यूज़, ओके। तो ये सिक्योर भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आगे पता चलेगी आपको। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे प्लीज़, ठीक है ना। तो प्रोसेस कमांड स्लो, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा प्रोसेस कमांड। पहले मैं आपके इस सिस्टम पे आऊँगा करेक्टर यूज़र इंटरफेस में, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसमें प्रोसेस कमांड स्लो क्यों होता है, इतना कुछ क्विक होता है, हम आइकन्स पे क्लिक करते ही ओपन होता है, तो फिर भी प्रोसेस कमांड स्लो क्यों होती है। चले पहले हम ये पढ़ लेंगे। देखो, जब हमने जब अब हम सी यू आई देख लेंगे, करेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ग्राफिक्स के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते, बल्कि यू हैव टू राइट कमांड्स। आपको कमांड को राइट करना है, तब ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। सपोज मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी है, डिलीट फाइल ए, यानी कि मेरे सिस्टम पे फाइल ए है और मुझे उसको डिलीट करनी है, तो जी यू आई में मैं क्या कर लूँगा, उस फाइल पे डायरेक्टली जाऊँगा, उसके आइकन पे, उसके सिंबल पे, फाइल पे डायरेक्टली गया, तो माउस से मैंने क्लिक किया तो डिलीट का ऑप्शन जो आया तो डिलीट कर दिया मैंने। ये मैं जी यू आई की बात करता हूँ, लेकिन सी यू आई में ऐसे नहीं चलेगा। करेक्टर यूज़र इंटरफेस में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, कमांड देनी है, डिलीट फिलानी फाइल, डिलीट, ठीक है ना, डिलीट फाइल ए, फिर इंटर करना है, तो तब ही जाके डिलीट होगी। यानी कि ये इतनी सारी प्रोसेस यहाँ पे करनी है। ओके, बात समझ आई। यानी कि टाइप कीबोर्ड कमांड्स यहाँ पे लिखनी होती है, हैव टू राइट कमांड्स। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती है, जैसे कि अगर सम करना होगा, सम यहाँ से यहाँ तक सम करना है मुझे, ओके, तो यहाँ पे कमांड्स लिखनी होती है। और ये सिंगल टास्किंग होता है, क्योंकि कमांड्स लिखते हैं, एक ही कमांड एक साथ लिख सकते हैं, तो ये सिंगल टास्किंग है। आपका जी यू आई जो है वो मल्टी टास्किंग है, ओके। इसकी एग्जांपल एम एस डॉस बहुत इस्तेमाल होता था पहले, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ कमांड्स होती है, कॉल डायरेक्टली, मुझे कोई फाइल को ओपन करना है तो मैं कर लूँगा कॉल डायरेक्टली एम फाइल, ओके। तो इस तरह से कमांड्स लगती थी। उसके बाद एप्पल डॉस, एप्पल का भी डॉस, ये भी आपका सी यू आई में आएगा, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कमांड्स लगती है, बहुत सारी कमांड्स को याद रखना होता है, तो यहाँ पे इसको हर एक यूज़ नहीं कर सकता। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। जब हर एक यूज़ नहीं कर सकता तो बहुत ही सिक्योर होगा, क्योंकि आप कुछ भी, यानी कि किसी को समझ ही नहीं आएगा। अगर आप काम भी करते होंगे, किसी को कमांड समझ भी नहीं आएगा, बहुत कम लोग इसको समझ सकते हैं, तो ये सिक्योर है। यहाँ पे ये नॉट सिक्योर, क्योंकि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सिस्टम को भी किसी ने ओपन किया तो कोई भी इस पर आपको डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इट इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बहुत ईजी है यूज़ करना। बट ये अगर ओपन भी है तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते अगर आप नहीं जानते हो कमांड्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कमांड वेरी फास्ट, ये जो कमांड है, जो कमांड इसने दिया, यहाँ पे स्लो होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसकी स्लो होती है, कमांड की। यहाँ पे फास्ट होती है प्रोसेसिंग, ओके। यहाँ पे याद रखेंगे आप, प्रोसेस कमांड वेरी फास्ट। जो आपका सी यू आई है, यहाँ पे कमांड्स बहुत जल्दी ये होती है, फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सिंगल टास्किंग है, इसका सिर्फ यही काम है। लेकिन यहाँ पे ये मल्टी टास्किंग है, तो यहाँ पे प्रोसेस होना कमांड में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत मिनी सेकंड्स में काम होता है, इसीलिए हम इसको नोटिस नहीं कर पाते। अदरवाइज ये जो सी यू आई है फास्टर है देन जी यू आई, ओके।
तो अब इसको इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, रिक्वायर्स लेस मेमोरी। ओके, तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर हुआ होगा जी यू आई क्या होता है और सी यू आई क्या होता है। जी यू आई में विंडोज़ देखा हमने, एंड्रॉयड सिस्टम देखा, लाइनक्स देखा, ठीक है। और आपका सी यू आई में डॉस देखा, एप्पल डॉस देखा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, इन चीज़ों को देखा। ओके, तो अब थोड़ा और एक टर्म मुझे यहाँ पे बतानी है आपको, बूटिंग के बारे में। बूटिंग के बारे में बताते बताते हम आज का लेक्चर क्लोज कर लेंगे। बूटिंग में क्या होता है, हमें ये पॉइंट वहां पे आया मुझे जब मैंने बताया आपको कंप्यूटर कैन नॉट बूट, इट कैन नॉट बूट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। और ये बूट क्या होता है, सिंपली स्टार्ट होना, कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग बोलेंगे हम। स्टार्टिंग प्रोसेस, चाहे रिस्टार्ट होगा चाहे ऑफ मोड से ऑन कर लेंगे हम इसको, इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ओके, तो आई बात आपको समझ में। द प्रोसेस व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड। जब भी आपका कंप्यूटर आप स्टार्ट कर लोगे, सबसे पहले आप देख लोगे वहाँ पे आपको, आप मोबाइल ही अगर यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड सिस्टम आएगा, लैपटॉप पे देखोगे विंडोज़ आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, एज इट इज़ एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल अदर प्रोग्राम्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाकी प्रोग्राम्स को रन करता है, इसीलिए ये सबसे पहले लोड होता है और इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। अब आपकी बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग या कोल्ड बूट, और वार्म बूटिंग या वार्म बूट। ओके, वार्म बूट, कोल्ड बूट क्या होता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ होता है तो फिर ऑन करते हो, ऑफ टू ऑन स्टेट, इसको हम बोलते हैं कोल्ड बूट। लेकिन जब आपका कंप्यूटर जो है ऑन होता है और रिस्टार्ट करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम वार्म बूट। ओके, सिंपली टर्म, जब ऑन टू ऑफ स्टेट में जाते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग में यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर ऑन स्टेट पे होता है, हम सिर्फ रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। रिस्टार्टिंग ऑफ ए, हाँ यहाँ पे ये देखो, रिस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तो कल हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, विंडोज़ वगैरह, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हुआ। अब सिर्फ हमें मोबाइल और सिस्टम वो भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों को हमें कल पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।